नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुद्दा में आज हम बात करेंगे सिस्टम में बैठे ऐसे बाबुओं की जिनकी वजह से काम प्रभावित हो रहा है और सरकारी योजनाओं को पलीता तक लग जाता है। पीएम मोदी ने ऐसे बाबुओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। काम चोर और फाइलों को बिना वजह लटकाने वाले बाबुओं की अब खैर नहीं होगी। पीएम मोदी ने ऐसे बाबुओं की पहचान करने के लिए कहा है जिनकी वजह से परियोजनाएं योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह आदेश दिया। पीएम ने कहा कि उन बाबुओं और एजेंसीज की पहचान की जाए जिनके चलते परियोजनाएं लटकी हुई हैं। पीएम मोदी ने 37वीं प्रगति मीटिंग के दौरान कैबिनेट सचिव को आदेश दिया कि वे एक डोसियर तैयार करें जिसमें डिटेल से इस बात की जानकारी हो कि कौन से प्रोजेक्ट लटके हुए हैं और उसकी वजह क्या है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार बाबुओं की भी लिस्ट बनाई जाए। पीएम मोदी पहले भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के मामले में सख्त रवैया दिखाते रहे हैं और उनका कहना है कि कोई भी काम तय समय में ही पूरा होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के भानुपुली, बिलासपुर और बारी को जोड़ने वाले रेलवे प्रोजेक्ट में देरी पर यह नाराजगी जाहिर की है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली में बन रहे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को लेकर भी बात की। पीएम ने इस मीटिंग में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को आदेश दिया कि इस पर काम 15 अगस्त 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए और इसे दिल्ली का तीसरा रिंग रोड भी कहा जा रहा है। पीएमओ ने बैठक में कुल 8 परियोजनाओं और एक कार्यक्रम की समीक्षा की। इनमें से रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालयों की 3 परियोजनाएं जबकि ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 2 परियोजनाएं थीं। पीएमओ ने बताया कि 14 राज्यों की इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 1,26,000 करोड़ रुपए है और इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली शामिल है। पीएम मोदी के रुख से साफ है कि परियोजनाओं में किसी तरीके की लाइट लतीफी नहीं चाहते और पीएम मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की थी। सरकार ने वित्त मंत्रालय के 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर करा दिया था। सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत इन अफसरों को समय से पहले ही रिटायरमेंट दे दी थी और ये सभी अधिकारी आयकर विभाग में चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जैसे पदों पर तैनात थे। इनमें से कई अफसरों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार, अवैध और बेहिसाब संपत्ति के अलावा यौन शोषण जैसे भी गंभीर आरोप लगे थे और उस वक्त पीएम मोदी का संदेश बिल्कुल साफ था कि निकम्मे और कामचोर सरकारी बाबुओं की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल अब यह है कि पीएम मोदी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद क्या अभी भी सिस्टम में ऐसे बाबू हैं जो मनमानी कर रहे हैं, जिनका काम करने का तरीका अभी तक बदला नहीं। दरअसल परियोजनाएं लेट होने से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी असर पड़ता है और ऐसे बाबुओं पर शिकंजा कसना जरूरी है। मुद्दा में आज हम बात करेंगे कि ऐसे बाबुओं की जो सिस्टम को लचर बनाते हैं, ऐसे बाबुओं के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, सरकारी सिस्टम को और कैसे ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। तो आपको बता दें कि जो स्थिति बनी हुई है उसके चलते अब लाल फीताशाही पर, ब्यूरोक्रेट्स पर, बाबुओं पर खास तौर पर हंटर चल सकता है। तो मुद्दा में आज बात हो रही है कि जो ऐसे बाबू हैं जो सरकारी योजनाओं में पलीता लगाने में पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे बाबुओं पर आखिर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, उन्हीं एक्शन को लेकर बाकायदा लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या कोई फायदा होगा इसका, बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे जो खास मेहमान हैं वो डॉक्टर धनंजय गिरी हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर हैं, शकील अंसारी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, साथ ही मधुकर गुप्ता जी हैं जो कि एक्स आईएएस हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले एक बात बताइए यहाँ पे धनंजय गिरी जी, लिस्ट तो बन गई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम को लेकर, सरकारी योजनाओं को लेकर, परियोजनाओं को लेकर क्या मोड़ रहा है वो 2019 में ही दिख गया था। उसकी शुरुआत में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद ही नजर आ गया था कि किस तरीके से बड़े अधिकारियों को उन्होंने सीधे रिटायरमेंट दे दिया था। अब यहाँ लिस्ट बनाने की बात कही जा रही है, कुछ असर होगा? क्योंकि अक्सर परियोजनाएं, योजनाएं जमीनी स्तर पर लटकती हुई नजर आ जाती हैं। प्रियंका जी, जो आपने बात कही मैं वही सब बात शुरू करता हूँ। योजनाएं, परियोजनाएं और सरकार की
महत्वाकांक्षाएं और समाज के अंतिम पायदान पर की आंखों के सपने कई फाइलों में सूख जाते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का ये कदम अत्यंत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है और पहली बार गांव, गरीब, किसान और समाज के अंतिम आदमी की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि जो फाइलों को जो कुर्सियों को तोड़ रहे हैं बाबू, वो ये नहीं समझ रहे हैं कोई कुर्सियों को नहीं तोड़ रहे हैं, कुछ देश के आम आदमी की आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के सपनों को तोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है प्रियंका जी कि जो गांव, गरीब, किसान है, जो समाज के सपने हैं, लोगों के जो गरीबी है, जो सपने हैं, जो लोगों के आंखों के पलते हुए सपने हैं देश के प्रति, अपने विकास के प्रति, अपने उत्थान के प्रति, गरीबी और गुर्बत है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द नहीं है, वो जिया हुआ यथार्थ है, भोगा हुआ सत्य है उनके लिए। इसीलिए कहते हैं ना कि इस मुल्क के ऊंचाई को कोठियों से मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है, और उस फुटपाथ पे जो हिंदुस्तान आबाद है, जो गांव, गरीब, किसान में जो हिंदुस्तान आबाद है, उसी आबादी का उसी का प्रतिनिधि व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, जो समझ रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भी सबकी बात नहीं की है, बहुत से अधिकारी हैं जो अपना कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हैं, लेकिन जो बाबू, जो अधिकारी, जो अफसर लोग जो देश के सपनों को तोड़ रहे हैं, कुर्सी तोड़ते तोड़ते देश के सपनों को तोड़ रहे हैं, जो काम में बाधा पैदा कर रहे हैं, उनके जब पहचान करना सर्वथा उचित है। दूसरा सबसे बड़ी जो बात है प्रियंका जी कि जो तंत्र है वो लोग के लिए है, लोग के लिए तंत्र बनाया गया है। अब लोग पर तंत्र शासन करने लगे, यानी कि नौकर मालिक बन जाए, तो स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। आदमी को कर्तव्य भान नहीं रहे, जब उसकी जिम्मेवारियां नहीं सेट हो कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप पर जो वॉच नहीं किया जाएगा, आपको देखा नहीं जाएगा। और पहले भी पूर्व में प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि 10-15% ही योजनाओं गांव तक पहुंचती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है, विजन है कि वो डायग्नोसिस भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं, दोनों चीजों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए जहां भी जो योजनाएं, सरकार की महत्व योजनाएं गांव, गरीब, किसान के लिए, जो समाज के अंतिम पड़ाव पर खड़े व्यक्ति के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो गंगा को साफ करने की योजना, चाहे जो विभिन्न योजनाएं, जो बाबुओं के कारण, जिन अफसरों के कारण, जिन अफसरशाही के कारण, जिस लाल फीताशाही के कारण, जिनके निकम्मेपन के कारण, जिनके कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण नहीं होने के कारण, जिनके ध्यान नहीं देने के कारण गांव, गरीब, किसान के भारत के सपने टूट रहे हैं, उन पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है और आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इससे सजगता भी आएगी, जब आपको वॉच किया जाएगा, जब आपको देखा जाएगा, तो हर व्यक्ति सजग होता है। और हम चाहेंगे कि जो लोग गलत कर रहे हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे, वो सजग हो जाए, सबलपूर्वक काम करें। और जो तंत्र है वो लोक के लिए, लोक कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री ने इसीलिए नाम रोड का नाम बदल के लोक कल्याणकारी मार्ग रखा, क्योंकि उनके चेतना में लोक है, समाज के अंतिम व्यक्ति है। ठीक है, इसीलिए हम लोग। ठीक है, चलिए शकील अंसारी जी, एक बात बताइए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वित्त मंत्रालय के 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर करा दिया था, ताकि जो एक ढुलमुल कार्यशैली नजर आती है उसमें थोड़ी सख्ती देखने को मिले और बाकी के जो अफसर हैं उनको भी एक सबक मिल जाए। समझ में ये नहीं आता कि जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है वो सक्रिय है और बाकायदा उनकी तरफ से जो मंत्रालय है उसको लेकर कहा जाता है कि वहां पर भी पूरी सक्रियता के साथ काम हो रहा है। सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी परियोजनाएं हैं, वो अधर में क्यों लटक जाती है? जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर अधिकारियों की है या फिर आपकी नजर में कारण कुछ और भी है? देखिए, अभी हमारे भाई बहुत डिटेल बता रहे थे, अब हम नहीं जान पा रहे हैं कि ये बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या पत्रकार हैं, आई डोंट नो। आप बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा कि वो कौन थे अभी जो हमारे से पूर्व। धनंजय गिरी जी हैं, धनंजय गिरी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं ये। अच्छा, बीजेपी के हैं, तो ठीक है, वो अपना काम उन्होंने किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी बात है। अब 2-3 बात हम आपको बताना चाहते हैं। 7 से 8 साल पूरे होने के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी को एहसास हुआ कि उनकी योजनाएं जमीन पे नहीं उतर रही है, तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की ये फेलियर है। इसलिए कि 1 साल 2 साल काफी होता है। डेमोक्रेसी में तो जनता आपको सैंक्शन सिर्फ 5 साल के लिए देती है, तो 5 साल में आपको 2 साल में समझना चाहिए, 3 साल में काम करना चाहिए, रिजल्ट चौथे साल, 5वें साल आना चाहिए जनता को मिनिमम। आपने एक टर्म बिताया, दूसरा टर्म आया और काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास आइडिया नहीं है देश के जनता को, आपको वेलफेयर के लिए कुछ काम करने की सोच नहीं है। उसमें 2 टायर है। पहली बात यह है कि आप जो वादा करते हैं वो वादा सिर्फ इतना ही होता है कि जनता को लुभा लिया जाए, वोट ले लिया जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 15 लाख रुपए पॉकेट में गए किसी के? नहीं गए। आपने किसानों के लिए बात की थी,
किसान 1 साल से रोड पर हैं, किसानों के मसले हल नहीं हुए, आप कह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए कह रहे हैं। भाई जिसके वेलफेयर की है वो कह रहा है मेरे वेलफेयर की नहीं है, तो जबरदस्ती उसके ऊपर थोपेंगे क्या? डेमोक्रेसी में थोपा नहीं जाता है। ठीक है। तीसरी बात, आपने मनरेगा जो गरीबों को डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन या उनको स्कीम मिलने की योजनाएं थी, उनका बड़ी मजाक उड़ाया था, आपको याद होगा तो याद होगा। अब कोरोना के पीरियड में उसी मनरेगा के जरिया ही लोगों को गांव ग्राम में कुछ काम मिल पाया। तो आपको तो स्कीम भी योजना भी पहचानने की सलाहियत नहीं है। अब चौथी महत्वपूर्ण विषय है जो आप कह रहे हैं कि पदाधिकारी जो हैं, अधिकारी जो हैं वो फेलियर हैं, आप नहीं है। तो भाई डेमोक्रेसी में तो मंत्री के हाथ में चौके होल, आप तो जनता के सर्वेंट मंत्री भी हैं और वो पदाधिकारी भी हैं, दोनों जनता के सर्वेंट हैं, जनता सर्वोपरि है। आपने आते के साथ नया अमेंडमेंट किया कानून में और आपने नई बहालियां डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर की, जो अब तक 42-43 ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट आपने एक्सपर्ट के नाम पर बहाल कर लिया, जो आपके आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनको आपने बहाल कर दिया, सिस्टम को तोड़ के आपने बहाल कर दिया। उसके बाद आपको ये कहने का कोई राइट है क्या? क्या आप कहिए, अगर आपको 100 में काम चल रहा था तो 42 क्या 100 आप कर लेते, लेकिन रिजल्ट चाहिए ना। आपने डायरेक्ट लोगों को बहाल कर लिया जिनको कोई भी सिस्टम की जानकारी नहीं थी, कोई वेलफेयर योजनाओं से उनका लगाव नहीं था, और ऐसे लोगों के साथ आपने काम शुरू किया। नेचुरल फिर है। अभी भाई हमारे कह रहे थे गंगा सफाई में कमी हो रही है, उसको, अरे गंगा की सफाई क्या होगी, गंगा तो और गंदी हो गई, क्योंकि कोरोना के दौर में आपने लोगों को सांस लेने की सहूलत उपलब्ध नहीं की, लाखों लोगों की जानें गई और लाखों लाशें गंगा में बही। उसके बाद गंगा की सफाई का कोई मतलब है? आप चले जाइए वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री जी का अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, उसका क्या हुआ? आपने पहले साल कहा था कि हम सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर साल के लिए एक गांव को गोद लेंगे और उसको डेवलप करेंगे। 8 साल में हर मेंबर को कम से कम 8 गांव को तो डेवलप करना था। प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गोद लिया है वाराणसी में, उसकी स्थिति आप लोग टीवी पर दिखा चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, आपके इन सभी सवालों का जवाब लेंगे गिरी जी से, आपके इन सभी सवालों का जवाब लेंगे अंसारी साहब, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 1 सेकंड में एंड करता हूं मैं, क्लोजिंग होना चाहिए, 1 सेकंड में। गंगा के नाम तो आप कह दिया। हम आपको कहना चाहते हैं कि आपने बहुत सारी योजना, जो बातें आपने कही थी इंटरनेशनल पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान को 1 के बदला 10 कहां है वो गिनती गिनाइए। चीन आपके एरिया में घुस जाता है, क्या हो गया? कुछ नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं आप मुकम्मल तौर पर फेल्योर है। अब पब्लिक के आंख में धूल झोंकने की आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब लेंगे गिरी जी से, लेकिन पहले मधुकर जी का रुख कर ले। मधुकर जी, क्या पूरी तरीके से ये जो फेल्योर का है, जैसे कि अंसारी जी कह रहे हैं कि देखिए अगर काम नहीं हो रहा है, सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं अगर धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, उसका फायदा अगर आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो वो सरकार का फेलियर है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं अगर मंत्रियों का ये फेलियर है जिसके चलते ठीकरा अब अधिकारियों पर फोड़ा जा रहा है, और लाल फीताशाही का, या फिर ये माना जाए कि जो अधिकारी हैं उनके दमन की भी एक रणनीति है? क्या ये इस तरह से आप देखते हैं? क्या कारण है आपके नजर में? देखिए, मैं जो भी कहूँगा बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा, और मैं करीबन 50 मुल्कों में गया हूँ एक अधिकारी या एक रिसर्चर या एकेडमिक के रूप में। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, बेसिकली इन्होंने मेरिट पे फोकस किया है। 100 अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं तो सभी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अगर आप टीम का चयन करते हैं, क्रिकेट टीम का मान लीजिए, तो कोई ओपन करता है, कोई मिडिल ऑर्डर में आता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई टेल एंड में आता है। तो रिस्टोर मेरिटोक्रेसी, आप मेरिट को मद्देनजर रखें पोस्टिंग करते हुए। देखिए, घोड़े को चाबुक मारिए, पर घोड़ा सेलेक्ट करने से पहले आपको ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि हमारी प्रशासनिक सेवाओं में
सभी सेवाओं में इतनी कॉम्पिटेंसी है, इतना टैलेंट है जो दुनिया भर में हम कम्पीट कर सकते हैं। मैं बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हार्वर्ड मिला के सबसे बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ मैंने शोध की, काम किया, उनसे ज्ञान अर्जन किया। तो बेसिकली मेरिटोक्रेसी को रिस्टोर करें। आप मेरिट पे चले, मैं फला जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं फला जाति से हूँ, मैं फला कर, ये अहम नहीं है। उस पोजीशन के लिए कौन आदमी मासूल है। अब देखिए, मैं उदाहरण दूंगा, इंडियन क्रिकेट टीम कल क्या स्थिति हुई। राहुल जो है कि राहुल 0 पे आउट हो गए, ये इनको टीम में हमने सेलेक्ट नहीं किया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। दो प्लेयर जब चोटिल हुए तो इनको रिप्लेसमेंट के तौर पे भेजा गया, और एक प्लेयर ने इंडिया की परफॉर्मेंस जो थी पूरी श्रृंखला की सजा बदल दी। तो मैच विनर कौन है, हैवी हिटर्स कौन है आपके, उनको जब तक आप प्रेरित नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। भैरव सिंह जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, राजस्थान दादा से हैं। हाँ। वो कहा करते थे कि अधिकारी तो घोड़ा है, घुड़दौड़ से पहले घोड़ों को घुमाया जाता है ये देखने के लिए कि घोड़े की चाल क्या है। हाँ। आप सही घोड़े को जब तक नहीं मौका देंगे, और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं मजाक में कहा करते थे कि ये घुड़सवार है, तो घोड़े में दम नहीं है, उसको चाबुक कितना मारी है। अगर घुड़सवार अच्छा भी है पर घोड़ा अच्छा होना चाहिए, घोड़ा बेस्ट होना चाहिए। आज मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूंगा, धोनी 39 ईयर्स के हैं, पर आज भी उनके मुकाबले का कोई व्यक्तित्व नहीं। हम ये सब मापदंड क्यों, यंग आदमी होना चाहिए, जो हमें मैच जिताएगा, जो भारत को आगे बढ़ाएगा, उसको रखना चाहिए। ये क्राइटेरिया जो हम लगा देते हैं, इसका क्या फर्क है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने मधुकर जी, बहुत बड़ी बात कही है। कहीं ना कहीं ये रियलिटी से भी इत्तेफाक रखती है। फिर से आपसे जुड़ेंगे मधुकर जी, फिर से आपके पास आएंगे, बिल्कुल फिर से आपकी राय लेंगे। हाँ, आधा मिनट दीजिए मुझे, लेट मी फिनिश। देखिए, मेरिट के ऊपर कुछ नहीं है। ऑल इंडिया में बड़े से बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, अगर उसको आता है तो वो 2 मिनट में दवाई लिख देगा, अगर नहीं आता है तो 2 घंटे, 2 दिन या 2 साल में भी वो सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। जैसे कहा जाता है, अच्छा जब अधिकारी काम करेंगे तो गलतियां भी करेंगे। तो अमेरिका में जैसे कहा जाता है, इट इज बेटर टू टेक रॉन्ग डिसीजन देन नॉट टू टेक एनी डिसीजन। ठीक है, आई एम पेड टू टेक डिसीजन, नॉट। बिल्कुल, मुद्दा में बात हो रही है कि अब उन अफसरों पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है जिनकी वजह से कई बार सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं धरातल पर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, उनका लाभ आम जन को नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके पीछे फेलियर किसका है? अंसारी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि देखिए, ये अगर अधिकारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो सरकार का फेलियर है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़े हुए मधुकर जी, उनका कहना है कि सिलेक्शन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। गिरी साहब, दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनकी बात आपने सुनी है, किस हद तक आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या अधिकारियों के सिलेक्शन में किसी तरीके की कमी रह जाती है जिसकी वजह से काम ठीक तरीके से नहीं हो पाते हैं? प्रियंका जी, मैं उस बात पे आता हूँ, जिन्हें लिखा है कि रोशनी जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, गांव में पहुंचेगी पता नहीं कितने साल में। तो इन समस्याओं को देखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज्य में, उनके सरपरस्ती में ऐसा नहीं होगा। और जो हमारे आदरणीय आईएएस साहब कह रहे थे, ब्यूरोक्रेट महोदय, देखिए भारत एक अलग टाइप का देश है, अलग संप्रभुताएं, अलग समस्याएं हैं। हर मुल्क की अपनी समस्याएं होती हैं और उनके समाधान होते हैं। हमारे लिए मुल्क पहले है, मुल्क को जोड़ कर रखने के तरीके अलग बनाए गए हैं, और मुल्क की जरूरत के हिसाब से संविधान के दायरे में चयन की प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रियाओं पर भी बहस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रक्रियाओं पर बहस करने का एक दूसरा एजेंडा हो सकता है। जो चयनित लोग हैं, जो जिन जगहों पे बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों को तोड़ रहे हैं, तो कुर्सियों को नहीं, देश के अरमानों को तोड़ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, तो वो जो कुर्सियों को तोड़ रहे हैं लोग, उनका सिलेक्शन किया किसने है? प्रियंका जी, सिलेक्शन तो सबका अपने काबिलियत पे होता है। हाँ। लेकिन कहते हैं ना कि बाबू जी जरा धीरे चलना, बाबू को धीरे चलने की बीमारी है। हाँ। जैसे ही आप कुर्सी पर बैठते हैं, हाँ। आपको लगता है कि हम खुदा हो गए। समस्या वहां पे है, उस पर चेकमेट करने की जरूरत है। सभी लोग सिलेक्शन सही प्रक्रिया से चुन के आते हैं, लेकिन जब कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी उनके सर पर बैठ जाती है। कुर्सी उनके सर पर नहीं बैठे, उनकी जिम्मेवारी उनके सर पर है। ये तय करना सरकार यही चाहती है कि आप कुर्सी को सर पर न बैठाएं, आप जिम्मेवारियों को सर पर बैठाएं। आपको जो दायित्व दिया गया, उस दायित्व बोझ से आप बंधे रहें, और जो काम, जो निष्पादन है आपके पास, उसको तरीके से करें। दूसरा, हमारे कांग्रेस के काबिल मित्र जो कह रहे थे, उस
कांग्रेस के एक कल्चर हो गई थी। कांग्रेस के काल समय में अफसरशाही और नेताओं का एक नेक्सस बन गया था, जिसमें छोटे से बड़े हर चीज के लिए परमिट चाहिए। आपको सीमेंट के लिए लाइसेंस के लिए, चीनी के लिए, कोई भी चीज हो, छोटी से बड़ी हर चीज के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली होती गई थी, जिसमें अफसरशाही को, परमिट राज को, इसको ध्वस्त करके खत्म करने का काम किया गया है। और सरकार इसको जितना हो सकता है स्मूथ बनाने का प्रयास कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कहा था कि 10 से 15% तक योजनाओं का लाभ पहुंचता है। लेकिन अब सही भाई से पूछेंगे उसमें उन्होंने क्या किया, शायद उनको वक्त नहीं मिला या कर नहीं पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी डायग्नोसिस और इलाज दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। अगर भाई बीमारी अंसारी जी ने एक सवाल और उठाया था। है? ठीक है गिरी साहब, अंसारी जी ने एक सवाल और उठाया था। वो ये कह रहे थे कि देखिए 2014 में आए थे सत्ता में, प्रधानमंत्री तब बने थे, और 2019 के बाद अगर उनको ये याद आ रहा है कि देखिए कई सारे अधिकारी हैं जिनकी वजह से काम नहीं हो रहा है, उन पर आप हंटर चलाने की बात कही जा रही है, उसका भी जवाब दे दीजिए। पहले दे दिया था प्रियंका जी, इसका जवाब तो आपने शुरुआत में ही दे दिया था। जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने कई अधिकारियों पर कार्रवाई की, कई तरह की कार्रवाई शुरू से ही चल रही है। अब उन्होंने माइक्रो लेवल पे काम शुरू किया है कि लास्ट जो लोग हैं जो कार्यों के निष्पादन में जो रोड़ा बन रहे हैं, जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो समाज परियोजनाओं को अंतिम पायदान पर पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जो क्रियान्वयन में बाधक हैं, उन पर काम करने का बड़े पैमाने पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। और जो शहीद भाई साहब ने पहले कहा था उसका जवाब तो आपने पहले ही दे रखा था कि आते ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। सरकार ने आते ही मैसेज दिया, भाई मैं प्रधान सेवक हूँ और मैं जनता के लिए चुन के आया हूँ और जनता के हितों के लिए कोई समझौता हम नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है करप्शन पर सरकार की, वो डे 1 से क्लियर है। ठीक है शकील साहब। देखिए सबसे पहले तो मधुकर जी की एक बात को हम बोलना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे दुनिया में घूम के आए हैं और हम आशा करते हैं और भी घूमेंगे, चूंकि घूमेंगे तो उसके जो सीक्वेंस होंगे उनको देखेंगे तो हमारे लिए उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही देश के लिए कार्यरत होगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक बात ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि घोड़सवार कितना ही अच्छा हो, घोड़ा अगर गड़बड़ है तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये इनकी बात से हम एकदम सहमत नहीं है। घुड़सवारी के बारे में शायद इनको तजुर्बा कम होगा, दूसरी चीजों में तजुर्बा होगा। आज तक फिल्में हम देखते हैं और कहानियों में भी पढ़ते हैं, राजों के टाइम में भी यही होता था, बिगड़े से बिगड़े घोड़े को घोड़सवार कंट्रोल करते थे और कंट्रोल जब करते थे तो रिजल्ट आता था और उसको इनाम दिया जाता। आज घोड़सवार बेकार है, जीरो पर डायल है, उसको घोड़े संभालने की सलाहियत नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे भाई कह रहे थे कि हमने परमिट राज, ये कहां किस दुनिया में रहते हैं, इनको अध्ययन भी नहीं है कि परमिट राज का खात्मा कांग्रेस की नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम में जब हमने गैट समझौता करके ओपन फील्ड किया तो जब से हम खत्म कर दिया। आप कहां से आते हैं, बीच में आप हैं कहां। और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि नीचे गया तो कांग्रेस ने क्या किया, जो राजीव गांधी ने अगर कहा कि नहीं जाता है तो डायरेक्ट ट्रांसफर की योजनाएं, जो नेट की व्यवस्थाएं, कंप्यूटरकृत देश को बनाना, ये राजीव गांधी ने किया, जिसके नतीजे के रिजल्ट हैं। ठीक है। आप जो डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जो स्कीम की बात करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट कांग्रेस पीरियड में खुल चुका था। ठीक है शकील साहब आपकी बात आ गई। ठीक है शकील साहब आपकी बात आ गई। लेकिन लास्ट एक पॉइंट हम बोल के एंड करते हैं। जी जल्दी। आप कह रहे हैं अपनी सारी नाकामी अधिकारियों के सर थोप रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि आपने 40 नए, 42, 43 नए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए। एक दूसरी बात यह है कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा पीएमओ है अभी। ठीक है आपकी बात आगे अंसारी साहब। एक बात बताइए मधुकर जी, काम कहाँ पर करने की जरूरत है? देखिए आप पूर्व आईएएस है, ठीक है आपकी बात आगे अंसारी जी। नहीं चलेगा, समय कम है मेरे पास, जितना देर आप रोक, समय कम है मेरे पास, समय कम है मेरे पास। अंसारी साहब, मधुकर जी, कहाँ पर काम करने की जरूरत है सरकार को? कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर काम करने की जरूरत है? नहीं कंप्लीट कर प्रियंका जी, देखिए सबसे बड़ा ये है कि आजादी के जितना देर रोक। अंसारी जी बहुत कम समय मेरे पास, एक बार मधुकर जी की भी प्रतिक्रिया लेने दीजिए। पीएमओ है आज। ठीक है आपकी बात आ गई, आपने पूरा ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ दिया है। ठीक है 58 अधिकारी पोस्टेड हैं। ठीक है डिपार्टमेंट के लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है,
उसमें 40 इनके आरएसएस के। अब रुक जाइए अंसारी साहब, आपकी बात आगे, मधुकर जी। फेलियर है प्रियंका जी, इसमें देखिए, हम्म, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे साइंस के नियम है, हम ये नहीं कह सकते कि साइंस का न्यूटन लॉ जो है इंडिया में ऑपरेट करता है, यूएस में ऑपरेट नहीं करता है। हाँ, जैसे साइंस के नियम है वैसे ही शासन और प्रशासन के नियम। तो जो नियम भारत के लिए लागू हुआ वही सारी दुनिया में लागू हुआ, अदरवाइज वो नियम नहीं है। चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र लिखी तो किताब जो अर्थशास्त्र है दैट इज अबाउट गवर्नमेंट, पर उन्होंने अर्थशास्त्र को महत्व इसलिए दिया कि प्रशासन जो है वो अर्थ से चालू होता है और अर्थ से खत्म होता है। बिना अर्थ के कोई सरकार जो है आगे नहीं बढ़ सकती है या देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो नियम है शासन और प्रशासन के, इफ वी स्टिक टू दोज रूल्स और उन नियमों के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो जाहिर है कि हम कामयाब होंगे। देखिए, ठीक है, हमारे सामने उदाहरण उपलब्ध है, सिंगापुर है, छोटा सा मुल्क है, साउथ कोरिया। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है यहाँ पे मधुकर जी कि नियमों के हिसाब से अगर काम होगा, सही नियम बनाए जाएंगे, सही रणनीति होगी तो जरूर जो सरकारी योजनाएं वो धरातल पर उतरेंगे। बस ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया आगे, समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल मुद्दा में तहे बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।